नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो है शिक्षक की दूसरी भर्ती निकल गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी हो चुका है, नई नियमावली भी जारी हो चुकी है। आपको पता है कि जो पुरानी शिक्षक भर्ती थी उसमें जब नियमावली निकली थी उसके बाद बहुत सारे सुधार हुए। उन सारे सुधारों के बाद से जो नई नियमावली एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं वो जारी हो चुकी है। इसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, सिलेबस क्या होगा इसका, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कितने चार्जेस लगने वाले हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप बिहार से हों या बिहार से बाहर के हों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कितनी सीटें हैं, आरक्षण क्या है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बिहार में शिक्षक से संबंधित आपको A to Z जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा। तो फॉर्म जो है 5 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आप यहाँ से 5 तारीख से फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। जो है लास्ट डेट जो है 14 तारीख है और आप विलम्ब शुल्क के साथ 17 तारीख तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप आखिरी डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे और एकदम बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर ही दीजिए। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 10 तारीख है। निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है 5/11 से लेकर के 14/11 तक है। तो इस तरीके से जो खबरें निकल कर आ रही है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो 25/11/2023 तक है। तो ये जो चीज़ें आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो आपको हम बता दें कि जो फॉर्म है आप यहाँ देखिए www.bpsc.bis.nic.in पे जाकर के फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप बिल्कुल यहीं से करें और फॉर्म भरने समय जाएं तो आप बिल्कुल समय लेकर के चलें और साइबर कैफ़े वाले को एक एक करके सर्टिफिकेट देते जाएंगे और अपलोड करवाते जाएं। बिल्कुल गलती नहीं करना है, फॉर्म अप्लाई करते समय गलती नहीं करना, नहीं तो बाद में अपडेट बनवाना पड़ता है, बहुत सारे ड्रामे हो जाते हैं। तो हमें सीखना है, पुरानी भर्ती से सीखना है हमें, और आगे चल के हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, तो इसके लिए आपको फॉर्म सही तरीके से अप्लाई करना है। तो आइए हम इसमें देखते हैं अगला जो नियमावली बना है वो किस तरीके से है। तो दोस्तों ये जो है नया नोटिफिकेशंस है, उसकी नई नियमावली के तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मध्य विद्यालय कक्षा 6 to 8 विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल जो है कितने पद हैं। कुल यहाँ पे 31,982 पद हैं, जिसमें इस तरीके से आरक्षण दिया गया सब्जेक्ट वाइज कि कहाँ कितनी सीट, किसकी सीटें हैं। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप बिहार से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अगर आप बिहार से बाहर हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको अनारक्षित कैटेगरी के सीटों में ही फाइट करना होगा, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। बाकी अगर आप बिहार से हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा और उस सीट में आप फाइट कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर चाहते हैं कि हमें जनरल के जाना है तो आप जनरल में भी जा सकते हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाइएगा। यहाँ पर सब उसके बाद देख लेते हैं ये जो सीटें हैं। इसके बाद जो सैलरी है 28,000 बेसिक रहेगा, यानी 28,000 बेसिक रहेगा तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी 50,000 के ऊपर बनेगी। तो बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी आपको अगर आप विद्यालय 6 to 8 के लिए अप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, तो फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो और जो अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के अनुसार अनुमान है, यानी जो एनपीएस है उसके हिसाब से पेंशन मिलेगा। आगे हम देखेंगे इसमें जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो यहाँ पे कहते हैं कि योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षा मान्य अवधि मानी जाएगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, यानी जो ये कहा, ये इसे बोला जाता है प्रोविज़न पीरियड। यानी किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब में, मैं खुद ज्वाइन किया था तो 2 साल मेरा भी प्रोविज़न पीरियड था। उसके बाद जैसे ही 2 साल कंप्लीट होता है आपको कन्फर्मेशन लेटर आ जाता है। आपको अगर आप किसी तरीके कोई गलती नहीं करते हैं तो बिल्कुल 100% कन्फर्मेशन लेटर आ ही जाता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें निकली है कि कक्षा अब 9-10 के लिए हम देखेंगे कुल 18,877 पोस्ट है, और ये सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी ओवरऑल सब देख लेते हैं कि किस तरीके की कहाँ और कितनी भर्ती है। इनके लिए जो है सैलरी इनकी भी अच्छी है, 31,000 रुपये इनकी जो है बेसिक रहेगी, तो इनकी जो सैलरी होगी 60,000 के आसपास बन जाएगी ग्रॉस। और इस तरीके से इनका भी वही 2 वर्षों के लिए कहा गया है। और जो विशेष विद्यालयों के लिए
जो शिक्षकों की भर्ती है उनकी सीटें जिसमें 270 है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये सीट की बात हो गई। और हम जो मेन चीज़ देखने वाले हैं अभी यहाँ पे 11-12 का भी हम देख लेते हैं, जिसमें 18,577 सीटें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आरक्षण और अपना कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। महिलाओं के लिए भी काफ़ी आरक्षण दिया गया है। और इसमें जो 32,000 रुपये इनका ग्रॉस होगा, तो 32,000 इनका ग्रॉस होगा, उनकी जो सैलरी होगी बहुत ही अच्छी होगी, 65,000 के आसपास ग्रॉस बनेगी। तो यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ें जो है दे दी गई है, पूरा हम एक एक करके देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपको थोड़ा समय धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य रखेंगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगा। मैं बिल्कुल जल्दी बताऊँगा और सही तरीके से ऑथेंटिक जानकारी आपको दूँगा। यहाँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैंने आपको बता दिया है, जो भी कहा गया है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या जो है अब बंदी के यानी घट सकती है, बढ़ सकती है। घटने का तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि स्कूल बंद हो जाएगा, स्कूल तो बढ़ेंगे ही, तो रिक्तियाँ बढ़ेगी। अब बढ़ेगी कि घटेगी, मतलब इस चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे दी गई है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती अनिवार्य जो भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो साथ ही साथ जो है NCTC के गाइडलाइन है उस हिसाब से जो एलिजिबल वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहुत शिक्षक यानी सीटेट आप पास हैं या फिर आप बीटेट किए हुए हैं, आपको दोनों में से कोई एक है, और किस तरीके से किस चीज़ें हैं वो सारी तो डिपेंड करता है कि आप किस क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं। जैसे मध्य विद्यालय के लिए अगर भरना चाहते हैं तो आपको सीटेट का पेपर 2 अथवा बीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया गया है। वहीं मध्य जो माध्यमिक विद्यालय के लिए अगर आप चाहते हैं तो स्टेट का पेपर 1 होना आपके पास जरूरी है, एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट का पेपर 2 में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परंतु 2012 के पूर्व नियुक्त हुए कार्यरत शिक्षकों की दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, यानी जो लोग 2012 के पहले हैं उनको सीटेट बीटेट की जरूरत नहीं है। ये नियोजित शिक्षक के लिए कहा गया है। तो आपने देख लिया कि किसके लिए कौन सा एलिजिबल। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो रहा है ना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई देने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये सारी चीज़ें दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यूनतम अर्हता कहा गया है ना, स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त, यहाँ जो है कम से कम स्नातकोत्तर यानी PG सहित स्नातक, यानी आपको या तो आप ग्रेजुएशन किए हों और या फिर PG किए हों और उसके बाद आपने B.Ed कर रखा हो, तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है कक्षा 6 to 8 के लिए। और जो उसके बाद जो है इसमें सब्जेक्ट वाइज भी आपको डिसाइडेड होगा कि जो कक्षा 6 to 8 है, भाषा विषय विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या फिर सब्सिडरी में, मतलब जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं ना, वो जो सब्जेक्ट है आपको सब्सिडरी में या फिर ऑनर्स उसका होना ज़रूरी है। यानी आप हिंदी से, अगर आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपका स्नातक में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप हिंदी के शिक्षक बनेंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये कक्षा 9 से 10 के लिए भी इन्होंने कहा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ आपको पास आउट होना पड़ेगा स्नातक या स्नातकोत्तर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो है आपको मैंने बताया ही कि जो पेपर है स्टेट वाला वो पास आउट होना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, इसमें किसी भी तरह कोई डाउट हो रहा है तो हमें कमेंट कीजिए। बाकी जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिसाइडेड है। मैं अगला वीडियो जो लेकर आ रहा हूँ उसमें इसको बिल्कुल साफ और सही शब्दों में बताऊंगा कि अलग अलग बनाऊंगा कि 6 to 8 के लिए क्या करना है, 9 to 10 के लिए क्या है और 11 to 12 के लिए क्या है। ये अभी ओवरऑल देख लीजिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं 11-12 से लेकर के कंप्यूटर के लिए भी है, और बहुत ही लंबा है ये, मैं एक एक करके आपको सब समझा दूँगा। और जो है इसके अलावा जो है प्रशिक्षित हैं प्रारंभिक शिक्षक, उनके लिए भी भर्ती निकल कर आई है, तो उसमें थोड़ा भर्ती कम है लेकिन उनके लिए भी भर्ती है। और हम सिलेबस के लिए भी बात करेंगे। सिलेबस जो है पुराना ही है, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें केवल सिलेबस ही बताऊँगा।
तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें केवल सिलेबस बताऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।